Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we are going to read and explain the lesson Matter in Our Surrounding of class 9th. It's our 5th video on this chapter. In previous class we read about the effect of temperature on states of matter. Now in this class we will read about the effect of pressure on the states of matter. ठीक है, let's start our video. We have already learnt that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हमने पहले ही सीख लिया है कि जो अलग अलग अवस्थाएं हैं पदार्थ की वो किसके कारण होती हैं। जो पदार्थ जिन कणों से मिलके बना है उन कणों के बीच की दूरी के आधार पर हम उस पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करते हैं। ठीक है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? कि क्या होगा जब हम एक गैस को जो एक सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, बंद है, उसके ऊपर हम प्रेशर यानी कि दबाव लगाना शुरू करेंगे और उस गैस का संकुचन करेंगे, कंप्रेस करेंगे उसको। ठीक है। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या जो पार्टिकल्स हैं उस गैस के कण हैं वो क्या दबाव लगाने से, प्रेशर लगाने से पास पास आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आप सोचते हैं अगर हम प्रेशर को या दबाव को बढ़ा दें या घटा दें उससे जो पदार्थ है उसकी अवस्था बदल जाएगी? चलो आगे रीड करते हैं, देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज? कि अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अगर हम टेम्परेचर कम करके किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, CO2 के बारे में सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये काफ़ी भारी दबाव के अंतराल स्टोर की जाती है। ठीक है। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous states on decreasing of pressure to 1 atmosphere. अब पहले वो जो सॉलिड CO2 है उसको हम अगर गैसियस स्टेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम अपने प्रेशर को घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो पहले सॉलिड स्टेट में थी अब वो वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही हम उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक कम करेंगे। ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो यही जो कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस। 1 मार्क्स में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है कि ड्राई आइस का नाम क्या है। ठीक है, वो है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि दबाव और तापमान ही निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? किसी भी पदार्थ की अवस्था को कि उसकी स्टेट क्या होगी। ठीक है। Now see this figure 1.9 इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 states of matter, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। ठीक है। देखें इसके अंदर अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या है, कौन सी प्रोसेस है वो? वेपराइजेशन। ठीक है। और गैस से लिक्विड अगर बनता है तो क्या है वो प्रोसेस? कंडेंसेशन। ये आप ध्यान से देखना कि लिक्विड से गैस वेपराइजेशन और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है। यहाँ इसमें देखो, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन और सॉलिड से गैस ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है। अब देखें, सॉलिड से लिक्विड
फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड अगर पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, पहले सॉलिड में था और बाद में वो लिक्विड हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड से अगर सॉलिड हो जाता है कोई भी पदार्थ तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। आप ये इंटरकन्वर्जन यानी कि अंतः परिवर्तन ध्यान में रखना। आगे रीड करते हैं लेसन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमेशा ही पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हीट और प्रेशर की। क्या हमेशा ही हमें अगर हमें पदार्थ की अवस्था को बदलना है तो क्या इन दोनों चीज़ों का होना हमारे पास ज़रूरी है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपनी जो एवरीडे लाइफ है, दिन प्रतिदिन के जो आपकी जीवन है, उससे आप कोई ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं जिसके अंदर लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, वाष्प के अंदर बदल जाता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए, ठीक है, बिना उबले ही, ठीक है, कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? वाष्प के अंदर। क्या आपको ऐसा उदाहरण पता है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी है, ठीक है, हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में हम देखते हैं पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, जब हम उसको बिना ढका हुआ छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वेपर के अंदर, वाष्प के अंदर। वेट क्लोथ्स ड्राई अप। अब जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल्स? कि जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं तो उनके अंदर पानी के साथ क्या हुआ, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल? जब पानी को गर्म किया जाता है उसको बिना ढके हुए छोड़ देते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? वाष्प के अंदर। और गीले कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में पानी के साथ क्या घटित होता है ये रीड करते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। कि हमें पता है जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हलचल रहती है उनके अंदर, और वो कभी स्थायी नहीं रहते, वो कभी रेस्ट नहीं करते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एक दिए गए तापमान के ऊपर किसी गैस में या फिर लिक्विड में या फिर सॉलिड में जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग अवस्था में तो वो अलग अलग ही होती है, ठीक है। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapor। यानी कि लिक्विड यानी कि तरल के केस में क्या होता है कि थोड़े से जो पार्टिकल्स कण होते हैं जो पानी की सतह पर या फिर लिक्विड की सतह पर होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और इस तरीके से वो अदर पार्टिकल से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और अपने आप को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? वेपर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, ये एक नंबर में डेफिनेशन है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है कि जो फिनोमिना है, ठीक है, किसका कौन सा फिनोमिना? कि लिक्विड का वाष्प के अंदर बदल जाना, ठीक है, किसी भी तापमान पर, ठीक है, किसी भी तापमान पर लिक्विड का वाष्प के अंदर बदल जाना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे ही, ठीक है। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी तरल का जहाँ पर वो जाकर उबलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन पानी के केस में क्या होता है? बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाए ये अपने वेपर्स स्टार्ट कर देता है, इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पानी के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम वेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आगे रीड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन, कि कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, कारक कौन से हैं
जिनसे इवेपोरेशन वाष्पीकरण प्रभावित होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, कि आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा, निरीक्षण किया होगा कि जो दर है वाष्पीकरण की वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे ही हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं वैसे ही जो वाष्पीकरण की दर है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना होता है बेटा घटना। ठीक है, कि जो वाष्पीकरण है वो सतह पर होने वाली घटना है, जो तरल है उसकी ऊपरी सतह पर होने वाली घटना है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, कि अगर हम जो सरफेस एरिया है उसका, लिक्विड का, उसको बढ़ा देते हैं तो जो दर है वाष्पीकरण की वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, अगर हम किसी कपड़े को सुखाते हैं तो हम उसको फैला के सुखाते हैं। ठीक है, अगर हम बिना फैलाए ही उसको रख दें तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसको फैलाते हैं तो वो जल्दी से सूख जाता है, यानी कि उसके अंदर जो पानी उपस्थित होता है वो वाष्प में बदलकर उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, आप अगर किसी छोटे बर्तन में जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा ना हो उसके अंदर पानी डालोगे, ठीक है, तो वहाँ से वाष्पीकरण काफ़ी कम होगा। और अगर आप किसी चौड़े मुंह के बर्तन में, ठीक है, पानी को डालते हैं तो वहाँ से जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप कभी ऑब्जर्व करना, ये आपकी डेली लाइफ का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो जो वाष्पीकरण है उसकी दर में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि सर्दी के दिनों में क्या होता है, कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान कम होता है, तो पानी, जो कपड़े के अंदर पानी है उसका जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाता है। ठीक है, इतना हो नहीं पाता। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो पानी का वाष्पीकरण है वो भी ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, देखते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, जो वाटर के अंदर उसके पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आती है तो वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है नमी। ठीक है, नमी के अंदर गिरावट। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है कि जो पानी के वाष्प हैं वो हवा के अंदर कितने हैं पहले से ही। अब बारिश के दिनों में क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है किसके अंदर, हवा के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हवा में, एयर में काफ़ी कम होती है। ठीक है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, कि जो हवा हमारे चारों तरफ है वो एक निश्चित जो अमाउंट है या फिर निश्चित लिमिट होती है हवा की, कि दिए गए तापमान पर उसके अंदर उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो सकती हवा के अंदर। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, कि अगर पहले से ही हवा के अंदर क्या है, वाष्प की उपस्थिति कुछ ज़्यादा है, ठीक है, वेपर्स की उपस्थिति कुछ ज़्यादा है, तो जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, उसकी दर घट जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बारिश के दिनों में भी कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? कि हवा में पहले से क्या होता है, नमी होती है। ठीक है, और हवा की अंदर जो नमी एक निश्चित मात्रा में ही उपस्थित हो सकती है दिए गए तापमान पर। ठीक है, उससे ज़्यादा नमी हवा अपने अंदर नहीं रखती। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी हवा में, एयर में, उतना ही इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कम होगा। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा की जो स्पीड है उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, तब क्या होगा,
इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, कि ये हमारी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, एक साधारण सा निरीक्षण है। हमें पता है कि जो कपड़े हैं जिस दिन हवा जल्दी चलती है या फिर तेज़ चलती है, ठीक है, तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, की जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के, वाष्प के, वो हवा के साथ जल्दी से मूव हो जाते हैं, अपने आप को मूव करा ले जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, इससे क्या होता है कि जो हवा के अंदर या फिर आसपास के वातावरण के अंदर जो वाटर वेपर की उपस्थिति थी वो कम हो जाती है और इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, कि हमें पता है खुले बर्तन के अंदर जो लिक्विड है, तरल है, वो उस इवेपोरेटिंग होता रहता है, यानी कि वाष्पीकरण उसका होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो क्या करते हैं, आसपास के जो सराउंडिंग है, वातावरण है, उससे एनर्जी रिगेन कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, क्यों सोख लेते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन के दौरान, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान वो खुद भी अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं। तो उस एनर्जी का जो भरपाई करने के लिए, जो एनर्जी उनकी वाष्पीकरण के दौरान लॉस हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए ये आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी सोख लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड, कि ये जो एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन है, ठीक है, कहाँ से, सराउंडिंग से, आसपास की जगह से उन्होंने किया है, उससे जो सराउंडिंग है, आसपास का जो वातावरण है, वो ठंडा हो जाता है। समझ गए आप? आगे रीड करते हैं। What happens when you pour some acetone on your palm, यानी कि क्या होता है जब आप एसीटोन, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, नेल पॉलिश जो लेडीज़ यूज करती हैं, उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन यूज में लिया जाता है। ठीक है, जब आप एसीटोन को अपनी हथेली, पाम होता है बेटा, हथेली के ऊपर डालते हैं, तब क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर palm और सराउंडिंग्स एंड evaporate causing द palm टू फील कूल, कि अब जो कण हैं, ठीक है, किसके, एसीटोन के, वो एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, या तो आपकी हथेली से या आसपास के वातावरण से। ठीक है, एंड evaporate causing द palm टू फील कूल, और वो खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, आपकी जो palm है, हथेली है, उसको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। किसी गर्म दिन के दौरान या फिर उस गर्म दिन के बाद जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, कहाँ पर, अपनी छतों पर या फिर खुले मैदान में। क्यों करते हैं, कि जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की, वाष्पीकरण की जो छिपी हुई क्या है, हीट है, गर्मी है, ठीक है, वो क्या होगा, उससे हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, वो क्या करती है, जो गर्म सरफेस होता है, कि जो गर्म सतह होती है, उसको ठंडा करने में मदद करता है। ठीक है, Can you cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? क्या आप और उदाहरण दे सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन की जीवन से, जहाँ पर आपको क्या होता हो, कि आप क्या महसूस करते हो, इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण के कारण आप ठंडा ठंडा महसूस करते हो। Why should we wear cotton clothes in summer? किया हमें गर्मी के दौरान सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool, यानी कि गर्मी के दौरान हम क्या करते हैं, पसीना ज़्यादा बहाते हैं, फिर हमारा शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है। हमारे बॉडी का तंत्र ही कुछ ऐसा है जिससे हम ठंडे रह पाते हैं। वी नो दैट
ड्यूरिंग evaporation द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जो पार्टिकल सतह पर होते हैं, लिक्विड की सतह पर होते हैं, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ से? आसपास से या फिर हमारी बॉडी के सरफेस से, ठीक है। और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर यानी कि वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। यानी कि वाष्पीकरण की छुपी हुई ऊष्मा ऊर्जा के बराबर आसपास से ऊष्मा ऊर्जा वो क्या कर लेता है? अपने आप में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उससे क्या होता है? हमारी बॉडी को काफ़ी ठंडक महसूस होती है। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवपोरेशन। अब जो कॉटन है, जो सूती कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है, पानी के। और वो क्या करते हैं? जो स्वेट यानी कि पसीना है, उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और फिर क्या करते हैं? ये इसको एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, वाष्पीकरण प्रक्रिया है, उससे जो स्वेट है सारा ख़त्म हो जाता है, यानी कि हवा में वो चला जाता है, ठीक है। उसके वाष्प बन जाते हैं और हवा में चले जाते हैं। आगे रीड करते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? कि जब हम किसी ठंडे पानी से भरे हुए गिलास को अपने हाथ में रखते हैं या फिर उसके अंदर आप ठंडा पानी डालते हैं, तो आपको उसकी बाहरी सतह पर, गिलास की बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है? पानी की बूंद दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। कि चलो आप किसी बर्तन के अंदर ठंडा पानी ले लीजिए। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, ठीक है। आप क्या देखेंगे? उस बर्तन की बाहरी सरफेस पर, बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाएंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। कि जैसे ही जो वाटर वेपर यानी कि पानी की वाष्प हवा में उपस्थित थी, वो किसके कांटेक्ट में आएंगी? जब ठंडे गिलास के साथ कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, हवा में उपस्थित वाष्प, तो क्या होगा? वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगी, ठीक है। और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनको हम पानी की बूंद के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपका ये लेसन ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। उसके अलावा 2 और होती हैं, ठीक है। एक है प्लाज्मा, दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये आपको खुद रीड करना है, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम इसके लिए स्पेशल आपकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप वहां से दोबारा रीड कर सकती हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।